अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट व्हाट इज़ मीन्ड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, क्योंकि मैंने ऑपरेशन नहीं लिखा, मैंने अलजेब्रिक लिखा है। तो अलजेब्रिक की वजह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिवीजन डिस्कस करेंगे। अगर अलजेब्रिक ना होता, सिर्फ होता ऑपरेशन और मैट्रिक्स, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास इन्वर्स भी एक ऑपरेशन है, डिटर्मिनेंट भी एक ऑपरेशन है, जबकि एडजॉइंट भी एक ऑपरेशन है, जो पे मैट्रिक्स पे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर न्यू आता है। तो ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि आप अप्लाई करें और चीज़ की तोड़ फोड़ कर दें, चीज़ से कोई नई चीज़ बना लें, उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं किसी भी ऑपरेटर का। तो अब मैंने सिर्फ अलजेब्रिक का है अगर मैं लिखता उसमें ऑपरेशंस तो फिर हमारे पास ऑपरेशन तो और भी हैं, जो कि हम पहले डेफिनेशन में स्टूडेंट डेफिनेशन में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फिर अब अलजेब्रिक ऑपरेशन ही पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, डस्टर किधर है, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसको, एडिशन को। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एडिशन है वो है जनाब दो मैट्रिक्स की एडिशन। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कौन सी है? कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दी ऑर्डर ऑफ एडिड मैट्रिक्स या एडिडेबल मैट्रिक्स इज सेम। स्टूडेंट क्यों? कि जब दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं तो वो कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्री जो है वो उसमें कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्री में ऐड होती है। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 3/3 का मैट्रिक्स ऐड हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो अब हमें 3/3 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जैसे 1 1 1 0 0 0, आप कोई भी ले सकते हैं, 0 0 0। तो ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है। एक नल मैट्रिक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई और मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं, स्केलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3/3 उसका ऑर्डर होना लाजमी है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो पहली इंट्री जो है वो पहली इंट्री में ऐड होगी, यानी A11 ऐड होगा A11 में ही। अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो हमारे पास फिर A11 ऐड होगा B11 में, और A33 ऐड होगा B33 में। मीन कि लास्ट वाली एंट्री हमारी इस लास्ट वाली एंट्री में ऐड होगी। हर एंट्री अपनी पोजीशन के लिहाज से दूसरी में ऐड होगी। स्टूडेंट ये सिंपल है। अब हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरह है कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन, और हर एंट्री जो है वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट दो चीज़ें इसमें हम एडिशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो अंडर एडिशन जो है इनमें मैट्रिक्स में वो एग्जिस्ट करता है तो क्या हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो एडिशन के लिहाज से हम सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ये क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि अगर आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट चेंज करते हैं तो हमारे पास, अब यहाँ पे तो वो मैट्रिक्स है तो पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स कह दें, पोजीशन ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम रहता है, तो जो कि होल्ड करता है किसमें? एडिशन में। और स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है एडिशन में। तो एसोसिएटिव लॉ है क्या? हमारे पास A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब इसका मतलब है ए बी सी तो सेम है, सिर्फ एक पोजीशन ऑफ ब्रैकेट चेंज हुई है। तो पोजीशन ऑफ ब्रैकेट का चेंज होना हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, जबकि पोजीशन ऑफ एलिमेंट कह लें, मैट्रिक्स कह लें, नंबर कह लें, तो इनकी पोजीशन जब चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये अंडर एडिशन दोनों ही होल्ड करते हैं, जबकि हमारे पास अंडर एडिशन जो है वो एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करता है, क्योंकि जिसको हम मैट्रिक्स में एडिटिव नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आएगा। और आइडेंटिटी कौन सी आएगी? नल मैट्रिक्स, जो एडिशन की आइडेंटिटी है। ओके, तो ये हमारे पास जीरो नहीं है,
ये एडिटिव हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, जितना जितना इनका ऑर्डर होगा, अगर इसका ऑर्डर है 3x2 तो ये ज़रूरी है कि क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3x2। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, जब ये इसमें ऐड होगा तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स O, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3x2। स्टूडेंट ये भी एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जबकि एडिशन में आप ये भी कर सकते हैं a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू O। तो ये इसकी आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी है कि जब एक नेगेटिव मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड किया जाता है, तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ एडिशन यानी नल मैट्रिक्स जो है वो अपीयर होता है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स, जिसको हम मैट्रिक्स में नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। सुनो आगे हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन एज एडिशन ही है, लेकिन इसमें ये एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, बिकॉज हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ है वो तो रियल नंबर में भी होल्ड नहीं करता। 5 माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 5, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा जबकि इसका आंसर -1 आएगा, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये रियल नंबर में भी होल्ड नहीं करता, तो मैट्रिक्स में कहाँ होल्ड करेगा। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन, इसमें ये फ़र्क है स्केलर जबकि मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरी अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से ही जाके मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए ये है कि स्केलर का मतलब है कि एनी स्केलर के बिलोंग्स टू आर, यानी आर से बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जो 3x3 का, आवाज़ थोड़ी आहिस्ता रखे है, आवाज़ थोड़ी आहिस्ता रखे है। हमारे पास जो है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर वो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम k को मल्टीप्लाई कर दें a से, k एनी नंबर आप ले लें a, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं k से, जबकि k डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों कि 0 होगा तो ये हमारी जो मैट्रिक्स की एंट्री है उनको सबको 0 कर देगा। तो स्टूडेंट आप अगर नेगेटिव होगा तो उनकी सारी एंट्रीज को नेगेटिव कर देगा, और जो नेगेटिव होंगी उनको पॉजिटिव कर देगा, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बना देगा, उसका नेगेटिव। अगर वही मैट्रिक्स रहे, उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, तो हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास जो k है, इसका मतलब है कि एक तो k को नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और एक k को 0 भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पूरे मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनके ये साइन चेंज कर देगा, जो कि ये मैट्रिक्स हमारा नहीं रहेगा। और अगर ये 0 होगा तो उसको नल मैट्रिक्स बना देगा। इसके अलावा k यानी स्केलर नंबर जो आप r से ले लें, तो r में लेकिन उसको ना नेगेटिव हो और ना 0 हो, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि सारी इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। कैसे कि अगर हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज हैं हमारे पास 1 2 3 -2 3 -1 8 -9 10, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसको अगर 3a लिखना चाहें, 1/3a भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 6 9 -6 9 -3 24, हमारे पास आगे आ जाएगा इसमें 27, और हमारे पास ये आ जाएगा 30। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि इसका नाम अब चेंज हो गया। अब 3a जो है इसको कोई नया नाम दे, क्योंकि इनकी सारी एंट्री उससे डिफरेंट है, हम इसको एक नाम दे देते लेट बी। अगर इसको नाम हम b देते तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास b है उसका a के साथ क्या रिलेशन है, कि वो a का 3 टाइम है। स्टूडेंट वो a का 3 टाइम है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो b और a का रिलेशन है, अब वो ये रिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि हम a को किसी भी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई कंडीशन मैट्रिक्स पे नहीं है, वो 3/3 का हो, उसका ऑर्डर जो मर्जी हो। लेकिन जब हम
मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो मैट्रिक्स की, तो स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आती है। क्यों? क्या हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम जो वेरी करते हैं वो इसकी रोज के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो, तो हमारे पास ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन चलती है। तो स्टूडेंट इसके लिए ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि ये हमारे पास जहाँ हम रो में रहे हैं लेकिन हमारे पास वेरी क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, पहला कॉलम दूसरा तीसरा। जबकि दूसरे मैट्रिक्स में हम वेरी जो चलते तो हैं एक कॉलम में, लेकिन हमारे पास वेरी क्या हो रही होती रोज। तो पहला जो मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स तो बराबर होने चाहिए किसके, रोज ऑफ द सेकंड कॉलम। तो हमारे पास ये कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, सेम ऑर्डर के तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x2 का, तो ज़रूरी है जो मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो बी, तो इसकी हमारे पास कॉलम्स कितने, दो, तो इसकी रोज़ का 2 होना लाजमी है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो मर्जी आ जाए, चाहे 1 लिख दें आप, तो इसका मतलब है कि 2/1 का मैट्रिक्स भी 3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। सिर्फ कंडीशन हमारे पास, और यहाँ पे आप 5 लिख दें तो हमारे पास 2/5 का मैट्रिक्स भी इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ये है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, क्योंकि 1 2 3 कॉलम जो हैं वो किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, रो। पहली रो के कॉलम, ये पहली रो में जो कॉलम्स हैं ये हमारी जो पहले कॉलम्स में रोज हैं इनसे मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट जो हमारा आंसर आएगा, अब ये भी एक हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3x5 का मैट्रिक्स हमारा आंसर आएगा। अगर हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम जबकि कॉलम्स ऑफ सेकंड कॉलम, ये हमारा आंसर आएगा। जबकि कंडीशन क्या है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये कंडीशन होगी तो मल्टीप्लाई होंगे, और ये कंडीशन हमारे आंसर के लिए है। तो इससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं कि जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज जो हैं वो नहीं दी हुई होती, वेरिएबल्स होती हैं, तो वहाँ से हम ये फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन में लॉज पढ़ते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है? जी नहीं। किसी एक खास मैट्रिक्स के लिए कर जाए तो उसको हम जर्नल नहीं कहते, जबकि ये देखें सिंपल विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट एनी इंट्रीज एलिमेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स 2x3 का है और ये मैट्रिक्स हमारे पास 3x1 का है, स्टूडेंट ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये देखें ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको यूं लिख दें b 3x1, ये इस साइड पे आ जाएगा और ये वाला किस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे 2x3। तो स्टूडेंट ये तो हमारी कंडीशन ही नहीं फुलफिल होती, ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये प्रूव आप विदाउट एंट्रीज भी कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में एंट्री नहीं ली, सिंपल रोज, पता नहीं क्या एंट्री थी उनकी, तो हमारे पास इसकी जो रोज थी वो 2 और 3 थी, जबकि इसमें जो इसका ऑर्डर 2 3 था जबकि इसका 3 1 था। तो ये तो अगर हम इन मैट्रिक्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो तो वैल्यू लेके प्रूव करते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट आप जनरल प्रूफ भी दे सकते हैं कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। तो स्टूडेंट जब सेम कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए 2x2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 2x2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड करती है कि आप इसकी पोजीशन को चेंज करें, वो लॉ हमारा पूरा होता है, लेकिन वो कंडीशन जो पूरी होती, लेकिन हमारे पास इनकी इंट्रीज जब होंगी तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा। a b डज नॉट इक्वल टू b a, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट इसमें एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हमारे पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c तो इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। स्टूडेंट यहाँ पे ये कंडीशंस आ जाती है कि हम जब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि b का आर्डर जो है उसकी रोज़, मैं लिखता हूँ रोज़ को इसकी m
एम लिख दो, एन लिख दो, जो मर्जी लिख दो। इसकी रोज़ कितनी एम है जबकि इसके कॉलम कितने एन है। तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि जो सी है, सी की जो इसकी रोज़ कॉलम, अब जो सी के रोज़ हैं, इसके कॉलम एन है, तो सी के जो रोज़ हैं वो एन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एन लिखना हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पे एन लिखेंगे। जबकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी, क्योंकि वो तो हमारा जर्नल है कि यहाँ पे कुछ भी हमारे इसके कॉलम हो सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए तो इनकी ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी एम क्रॉस पी। अब अगर ये बी नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी मल्टीप्लाई होकर एक नया मैट्रिक्स आएगा। मैं उस नए मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ डी का। ठीक है, या आप सिंपल अगर लिखना चाहते हो तो आप फिर बी सी लिख लें कि बी सी का जो आंसर आएगा वो उसकी रोज़ और कॉलम्स ये होंगी। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ज़रूरी है कि जो हमारे ए के कॉलम्स है वो एम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एम, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने फुलफिल करनी है ना कि इसकी रोज़ जो हैं वो एम है। तो इसकी रोज़ एम है तो इसके कॉलम एम होने चाहिए। अब इसके पास जो रोज़ हैं वो जो मर्ज़ी हो जाएं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं वो कहूँ कि वो हैं जनाब, आप ले लें एल ले लें, कि रोज़ हमारी एल है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, एल क्रॉस पी, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, हमने ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या रखा है, एल क्रॉस एम, जबकि हमने बी का ऑर्डर क्या रखा था, सॉरी स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रेज कर लूँ। तो ये तो आपकी समझ आ गई। अब इनके जो ऑर्डर्स हमने रखे हैं वो आपने याद रखने हैं। वो क्या है, हमारे पास ए का ऑर्डर हमने रखा है एम एल क्रॉस एम, जबकि बी का ऑर्डर हमने रखा है एम क्रॉस एन, जबकि सी का ऑर्डर हमने रखा है एन क्रॉस पी। इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है, इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो जब हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड का, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो ए बी का आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये तो कंडीशन फुलफिल हुई, ये इसका आंसर आ गया एल क्रॉस एन। अब जब इन्होंने सी से मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई और हमारे पास एल क्रॉस पी फाइनल आंसर आ गया ए बी सी का। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे लिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स भी है। तो इन्वर्स से, क्योंकि यहाँ पे वो एक ऑपरेशन है, मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक का है, तो मैं जनरली कह देता हूँ अगर ए है उसको ए के इन्वर्स को इधर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड करता है। उसकी वजह ये होती है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जब ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर आइडेंटिटी आएगा, जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तब भी आइडेंटिटी आएगा। तो उस सूरत में इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन सिर्फ अपने ही इन्वर्स के लिए। तो स्टूडेंट एक और सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पे एक डिवीजन। तो डिवीजन जो है वो होल्ड ही नहीं करती मैट्रिक्स में, कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते मैट्रिक्स बी पे। सिर्फ इसमें ये सूरत होती है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं और वो इज इक्वल टू एक्स के हैं, तो हम यहाँ से, या हमारे पास जो हम इन्वर्जन मेथड में वो जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम एक मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो आता है वो बी है। अब रियल नंबर में तो अब देखें 3x इज इक्वल टू 5, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/3, जबकि हमारे पास x का आंसर मिल जाता है। अब अगर मैट्रिक्स में हम x का आंसर लिखना चाहते हैं तो ये इधर आके इसके नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीजन जो है वो होल्ड नहीं करती मैट्रिक्स में। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका इन्वर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर विदाउट डिवीजन। तो ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कि हमने बराबर की दोनों साइड पे, इक्वल की दोनों साइड पे एक ही ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमारे इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट आई इनवर्स जब भी अपने किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो आइडेंटिटी आता है और हमारे पास ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। स्टूडेंट जब आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फार्मूला यहाँ से हासिल होता है। स्टूडेंट आप ये कभी भी नहीं लिख सकते कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, नहीं। तो स्टूडेंट ये चीज़ इसमें होल्ड नहीं करती,
क्योंकि कॉम्यूटेटिव ला सिर्फ अपने लिए होल्ड करता है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए लिख सकते हो, जबकि ये चीज़ नहीं होती कि वो इधर से मल्टीप्लाई हो जाए बी के या इधर से हो जाए तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने आज पढ़ा है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जबकि पहले वाले जो ऑपरेशन दूसरे थे जैसे डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, इनवर्स है, ये हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। और उसके बाद 9th क्लास जो यहाँ से स्किप हो जाएगी कि 9th का सिलेबस यहाँ तक है, फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर रह जाएगी, जिसमें हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया करेंगे 3/3 के मैट्रिक्स का या उनसे बड़े का, जो कि कोफैक्टर और माइनर को यूज़ करके करते हैं, या फिर हम उनका एडजॉइंट भी लिया करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।